Hello everyone. Today's topic is physical distribution management. Physical distribution management, it is a part of marketing. When we talked about marketing mix, then there are 4 P's: price, product, price, place and promotion. So physical distribution is related to third P, place. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, उन सब के बारे में हम इसमें आज इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले आप उसको देखिएगा। इट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स आफ्टर दे आर प्रोड्यूस्ड एंड बिफोर दे आर कंज्यूम्ड. It is concerned with effective handling and movement of goods from producer to consumers through distribution intermediaries. तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कोई नया पार्ट नहीं है, मार्केटिंग में आप इसको पढ़ चुके हैं। मार्केटिंग, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में केवल मूवमेंट ही नहीं होती, केवल गुड्स की स्टोरेज ही नहीं होती, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत से एरिया ये कवर करता है. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग, कस्टमर सर्विस, ये सभी इसमें आते हैं. तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव है हो जाता है. इसमें यूटिलिटी क्रिएशन होती है, टाइम यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसेज एंड प्लेस यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब प्लेस यूटिलिटी क्या है? सही समय पर सही चीज़ सही जगह पर मिल जाए, दैट इज़ प्लेस यूटिलिटी. और सही समय पर वो चीज़ सही चीज़ उपलब्ध करवाई जाए, वो आपकी उसमें टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है प्रोडक्ट की. इसमें इंटरमीडिएट्स की सर्विसेज ली जाती हैं. यहाँ पर मिडल मैन केवल और केवल होलसेलर रिटेलर नहीं है. इंश्योरेंस कंपनीज, वेयर हाउसेज, होलसेलर, रिटेलर, ये सभी की सर्विसेज इसमें आती हैं. और सभी सर्विसेज को देने का मोटिव, यूटिलिटी क्रिएट करने का मोटिव क्या है? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो. कस्टमर को कोई प्रोडक्ट है वो समय पर अवेलेबल कराएं, सही जगह पर सही कंडीशन में अवेलेबल कराएं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो समय पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें. ये सभी चीज़ें, तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ इससे रिलेटेड होंगी वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम करने वाले हैं. सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कवर्स these areas: transportation, warehousing, inventory control, order processing, handling of finished goods, order size decision, packaging decision, customer service and redressal of customers complaint, record maintenance. ये नौ कंपोनेंट हैं जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं. जब आपका क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, फीचर्स, मीनिंग, वो सब चीज़ें आप इसमें लिखेंगे. मीनिंग में आप बताएंगे. फिर कोई भी चीज़ का मीनिंग और फीचर्स क्लियर करने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस तो आप बता ही सकते हैं. साथ ही साथ जो एरियाज़ हैं, ये देखिएगा. इम्पोर्टेंस, सबसे पहले आप बात करें इम्पोर्टेंस क्या है. तो जो हमने फीचर्स में पढ़ा वो सब इम्पोर्टेंस की बात थी. यूटिलिटी क्रिएट करने हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, इंटरमीडिएट्स की सर्विसेज लेनी है, ठीक है, डिमांड सप्लाई में कोऑर्डिनेशन रखना है, प्राइस फ्लक्चुएशन को रोकना है, वो सब चीज़ें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस में आ जाती हैं. बुक में आपका गिवन है, बहुत ईजीली आप उसे कर पाएंगे. अब हम एरिया की बात करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की. ट्रांसपोर्टेशन आप एसएसटी में आप हमेशा कर चुके हैं. व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? सो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन. अब वो कौन कौन से वेज हो सकते हैं? वो आपका रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज, पाइपलाइंस, ये सभी वेज हो सकते हैं. इनके माध्यम से पहुंचता है सामान. बट जब आप इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करेंगे तो सी ट्रांसपोर्ट है, जो वाटरवेज हैं, और जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट है, ये दोनों बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं. क्योंकि कुछ चीज़ें जो बड़ी हैवी हैं, जो आप कितने टाइम तक रख सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, उसको आप सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज सकते हैं. लेकिन जो चीज़ें प्रीशियस हैं, पेरिशेबल हैं, उसके लिए आपको
एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ने वाली है तो आप उसको एयर ट्रांसपोर्ट से भेज सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट के अपने कुछ फ़ायदे हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस आपकी बुक में दिया हुआ है। कॉस्ट के बेस पे जो सस्ता हो रहता है वो तो सी ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। बट जो टाइम सी ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा लगता है और एयर ट्रांसपोर्ट में कम लगता है। पैकेजिंग रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहती है सी ट्रांसपोर्ट में, इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, सेफ्टी थोड़ी कम रहती है और हैंडलिंग और डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है एयर ट्रांसपोर्ट के बदले के कंपैरिजन में। बट इसका फ़ायदा जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके कुछ काम हैं। सबसे पहला फंक्शन हम बात करते हैं कि प्लेस यूटिलिटी यहाँ क्रिएट होती है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो हम प्रोडक्शन को इधर से उधर नहीं पहुंचा पाएंगे। तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके उसको हम जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचा देते हैं। पेरिशेबल गुड्स को की मार्केटिंग पॉसिबल हो पाती है। कोल्ड स्टोरेज जो ट्रक्स जो आपके ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स हैं उसके थ्रू कोल्ड स्टोरेज के थ्रू आपकी पेरिशेबल गुड्स मार्केटिंग मतलब इधर से उधर बेची जा सकती हैं। साथ ही साथ जहाँ पर डिमांड है वहाँ टाइम पर चीज़ें अवेलेबल करा दें, सप्लाई वहाँ पर बैलेंस कर दें, तो प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, स्टेबलाइज रहते हैं और चीज़ें हर जगह अवेलेबल होंगी तो लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये सब होता है। सेकंड आपका आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग हम स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट की को सेफली और सिस्टमेटिकली जब आप रखते हैं प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक, बीच में गैप होता है, तो वो स्टोर हाउस वेयर हाउसिंग से ही पॉसिबल है। अब वेयर हाउसिंग का क्या बेनिफिट है, ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। सीजनल क्रॉप होती हैं, एक सीज़न पर प्रोडक्शन होगी लेकिन पूरा साल उसकी कंजम्पशन होगी, तो वेयर हाउसिंग के बिना ऐसा संभव नहीं होता है, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी अदरवाइज़ अगर ये नहीं होगा तो। बट फॉरेन ट्रेड में दो तरह के वेयर हाउसेज यूज़ किए जाते हैं। आईसीडीज़, इनलैंड कंटेनर डिपो, जो कि कंट्री में कहीं भी लोकेटेड हो सकते हैं, और सीएफएस जो कि कंटेनर फ्रेट स्टेशन होते हैं जो सी पोर्ट के पास सी पोर्ट पर लोकेटेड होते हैं। वेयर हाउसेज दो तरह से हो सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। जो सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसेज हैं वो पोर्ट बंदरगाह के आसपास रहेंगे और प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन प्लांट से वेयर हाउसेज तक और वेयर हाउसेज से मार्केट तक पहुंचाने का काम इनके थ्रू होता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसेज हैं वो अलग अलग देशों में हमें एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, सेटअप करने पड़ते हैं। तो आप देख पाएंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसेज को मेंटेन करना महंगा रहता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसेज। कुछ बेनिफिट्स भी हैं इसके, तो ये सब आप वेयर हाउसिंग में करने वाले हैं। तो वेयर हाउसिंग का जब कंपोनेंट आप करेंगे तो इस पर आप ध्यान देंगे। इसके बाद बात आती है आपकी थर्ड कंपोनेंट की इन्वेंट्री कंट्रोल। इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो हम 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स एबीसी आपने ऑलवेज बेटर कंट्रोल पढ़ा है, जस्ट इन टाइम एनालिसिस पढ़ा है, वेरियस कंट्रोलिंग रेशियोज पढ़ी हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल जब आप इनको लिखें तो आप उनको इसमें ऐड कर सकते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। किस लिए? टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ सफिशिएंट स्टॉक। जब हमें ज़रूरत पड़े तभी हम उसको यूज़ टाइम पे सप्लाई बनी रहे, इसीलिए। साथ ही साथ इन्वेंट्री इतनी होनी चाहिए कि आपकी कैरिंग कॉस्ट कम हो। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री रखने की कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट होती है। तो कैरिंग कॉस्ट कम हो और कोई मिलावट ना हो पाए, कोई लीकेज, कोई चोरी, कोई गड़बड़ ना हो पाए, इसको भी दूर करने के लिए हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। बहुत सी टेक्निक्स इसमें आती हैं, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट में आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं ये सब। फिर आपका आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। फोर्थ कंपोनेंट जो रहता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखिएगा, जब आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कंपनी है ऑर्डर रिसीव कर रही है, ऑर्डर रिसीव करने के बाद वो सीधा ही माल नहीं भेज देती आपको। उसके बाद वो जो उसके पास गुड्स हैं आपके डिमांड के हिसाब से वो उन गुड्स में से आप सॉर्टिंग करती है आपकी डिमांड क्या है, फिर उस प्रोडक्ट को असेंबल करती है डिस्पैच के लिए। और प्रोडक्ट की पैकिंग आप देखते हैं, जब आता है प्रोडक्ट आपके पास तो बड़ी वेल पैक्ड होता है, डिस्पैच कर देती है, पैकिंग होती है फिर डिस्पैच होता है। तो जब आप तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो छोटा होना चाहिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग जब आपने ऑर्डर रिसीव, एक कंपनी ने ऑर्डर रिसीव किया और जब प्रोडक्ट को डिस्पैच किया, इन दोनों के बीच के टाइम गैप को ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम कहते हैं।
ये आप ध्यान देंगे छोटे छोटे टर्म्स पे बेटा। मैं आपका इस प्रेजेंटेशन में से टेस्ट भी लेने वाली हूँ फिर। हैंडलिंग ऑफ फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स की हैंडलिंग के लिए भी ये भी आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट है। अब हैंडल करना क्या होता है? All the activities involved in moving the product after the goods leave the production plant, but before these are loaded on the transportation mode. तो जो भी एक्टिविटीज इसमें आएंगी वो मटेरियल हैंडलिंग होगा। अब मटेरियल हैंडलिंग मैकेनिकल और मैनुअल दो तरह से हो सकता है। जब लोडिंग अनलोडिंग होती है, जब विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग, विद द हेल्प ऑफ पर्सन्स वो काम किया जाए तो वो आपका मैनुअल हैंडलिंग हो जाएगा। लेकिन जब लोडिंग अनलोडिंग का काम है, प्रोडक्ट के मूवमेंट का काम जब मशीनों से होगा तो वो आपका मैकेनिकल हैंडलिंग होगा। इंटरनेशनल मार्केट में या हम कहें इन मॉडर्न सिनेरियो, इन टुडे सिनेरियो, जो आपकी मटेरियल हैंडलिंग है वो आपकी मैकेनिकल होती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल। और जो आपके हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उनकी हैंडलिंग तो जो हैवी प्रोडक्ट होते हैं उनकी हैंडलिंग मैकेनिकल ही मेनली होती है। इसके बाद आपके कंपोनेंट आता है ऑर्डर साइज डिसीजन। ऑर्डर साइज डिसीजन लेना है कि हमें कितना ऑर्डर कितने साइज़ का ऑर्डर प्लेस करना है। ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप बात कर चुके हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ऑर्डर क्वांटिटी अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो हमें स्टोरेज चाहिएगा, हमें पैसा चाहिएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगी। अगर ये छोटा होगा तो क्या होगा, हम टाइम पर सप्लाई नहीं कर पाएंगे पूरी। तो ये ऑप्टिमम होना चाहिए। फिर सिक्स डिसीजन आप जो कंपोनेंट रहता है दैट इज़ पैकेजिंग डिसीजन। पैकेजिंग से रिलेटेड आप पूरे चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। पैकेजिंग का मेन मोटिव रहता है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना, उसको हैंडल सही ढंग से करना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, ट्रांसपोर्टेशन में सही से हैंडल हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन में ईजी रहे। और साथ ही साथ सबसे मेन इसका रहता है कि हम आइडेंटिफाई बड़े अच्छे से कर पाते हैं पैकेजिंग की हेल्प से, और प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है एक तरह से प्रमोशन के लिए भी। तो पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए ये हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ी है कि पैकेजिंग आपकी जो हो वो ड्यूरेबल हो, वो रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पे हो, वो ऐसी हो कि कुछ जो हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, रूल्स और रेगुलेशन जो दिए गए हैं कि यही आपको ये इन्फॉर्मेशन लिखना है, इस पे ये प्रोडक्ट का पैकिंग में यूज़ नहीं करना है। तो कुछ कंट्रीज़ के नॉर्म्स होते हैं, हमने इसके बारे में डिटेल में स्टडी की हुई है कि अलग अलग कंट्रीज़ के नॉर्म्स हैं कि आप इस मटेरियल की पैकिंग नहीं कर सकते हैं। वो सब डिसीजन इसमें लेने हैं। फिर प्रोडक्ट बिक जाता है, कस्टमर सर्विस की बात आती है। कस्टमर सर्विस क्या? अब कस्टमर को माल बेचना ही सर्विस नहीं है, बल्कि उसके बाद की जो चीज़ें जो हमें आफ्टर सेल सर्विस देनी है वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कस्टमर को सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। कोई कंप्लेन है उसको टाइम पे सॉल्व करें। अभी ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड एंड आफ्टर वारंटी पीरियड क्या हो? ड्यूरिंग वारंटी पीरियड कोई ख़राब हो जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे ठीक करें। लेकिन वारंटी पीरियड के बाद कोई ख़राब होती है तो आप ये ना करें कि मना कर दें, नहीं हमारी नहीं है प्रोडक्ट, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आप उसे ठीक करें, रिपेयर करें और कम कॉस्ट पे रिपेयर करें। अगर ऐसा होगा तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो कोई कंप्लेन है उसको टाइम पे रिजॉल्व करें। एट्थ कंपोनेंट इसमें आता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस। रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है वो कौन करता है? रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज डन बाय द रिकॉर्ड एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। अब ये जब रिकॉर्ड एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है ये दो पार्ट में काम करता है, दो सेक्शंस में ये होता है। सबसे पहला सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स सिलेक्शन, स्टैटिस्टिक्स सेक्शन, और दूसरा आपका आता है रिकॉर्ड सेक्शन। स्टैटिस्टिक्स हमने मीनिंग में पहले कभी आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है ना, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? डाटा को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? विद द हेल्प दिस सेक्शन कलेक्ट्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट इंटरमीडिएट्स। कितने मिडलमैन हमने लगाए हुए हैं, कौन ट्रांसपोर्टर है, कौन वेयर हाउस स्टॉकिस्ट है, कौन से वेयर हाउसेज हैं, कहाँ कहाँ वेयर हाउसेज हैं, हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म्स क्या हैं, उनकी सेल कितनी है, हमारी सेल कितनी है, थ्रू होलसेलर हम कितना बेच पा रहे हैं, फॉरेन सेलिंग एजेंट से कितना बेच पा रहे हैं, सभी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन रखना। ये स्टैटिस्टिक्स का काम है। क्या करना? कलेक्ट करना, डाटा को कलेक्ट करना। लेकिन रिकॉर्ड रखना ये रिकॉर्ड सेक्शन का काम होता है। उस डाटा का रिकॉर्ड प्रॉपर रखा जाए ताकि फ्यूचर के लिए वो प्रिजर्व रह पाए, हम उसको बेस बना के कोई डिसीजन ले पाएँ, लीगल ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास में रह पाए। तो ये हमने कुछ कंपोनेंट किए। तो देखेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। ये हर एक कंपोनेंट के अपने बेनिफिट्स हैं, अपनी कुछ इंपॉर्टेंस हैं।
मैंने कोशिश की है कि आपकी ये कंपोनेंट कवर हो जाएं, और जब आप ये टॉपिक करें तो बुक आप साथ में रखें, और ताकि आपको ये चीज़ ईजी लगे। अब बात आती है कि हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है? इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशंस हैं। अब सजेशंस कौन कौन से हैं? अडॉप्टिंग इनोवेटिव टेक्निक। अब जितने भी कंपोनेंट हमने किए उन सब में हम इनोवेटिव टेक्निक अप्लाई करें। हैंडलिंग के टाइम वेयर हाउस हमारा कैसा हो, ऐसा हो कि चीज़ें ख़राब ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी ली जाए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा हो, हमें लेटेस्ट टेक्निक अपनानी चाहिए, कोई गड़बड़ ना हो पाए इसके लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो, ऐसे ट्रक्स हों, ऐसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन हो कि जो हमारे जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो ख़राब ना हो, उसको हम सही सलामत। जो आजकल हम देखते हैं ना कोल्ड स्टोरेज जो है वो यही जो ट्रांसपोर्ट में ही ट्रक्स में ही कुछ लगा होता है कि वो उसमें सामान ख़राब नहीं होगा। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के आपके मीन्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये सभी जितने भी आपने कंपोनेंट किया उनसे रिलेटेड आपकी इसमें टेक्निक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो छोटा रखा जाए। जितना लंबा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है चीज़ें महंगी हो जाती हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। एक्सेसिव इन्वेंट्री ना रखी जाए। ज़्यादा इन्वेंट्री होगी तो हमारा स्टॉक ख़राब होने के चांसेस रहेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाती है उसमें। जो वेयर हाउसेज़ की लोकेशन हो वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए। एक ही जगह पर सब चीज़ें, हमें प्रोडक्ट वहाँ पर एक जगह से ही सब जगह जा रहा हो, प्रोडक्शन हाउस से वहाँ आ रहा हो, प्रोडक्शन हाउस से वेयर हाउसेज में आ रहा हो, वेयर हाउसेज से मार्केट में पहुँचे। तो इससे क्या रहेगा, खर्चे कम आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन्स है वो फास्ट होना चाहिए ताकि चीज़ें विद इन टाइम डिलीवर हो सकें। और जब चीज़ें बिक जाएँ उसके बाद हमारी सेल सर्विस जो है वो आफ्टर सेल सर्विस इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, सो दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। तो ये कुछ सजेशंस हैं, इसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की। अब इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में क्या आता है? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स का नाम आते ही दिमाग में आता है पता नहीं क्या है इसमें, बट ये कॉम्बिनेशन है ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसिंग का और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। जो तीनों चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं पहले अभी कंपोनेंट में, इसमें तो उन सब के बारे में यहाँ आप लिख सकते हैं साथ ही कंबाइन करके। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क because it is a part of supply chain process that focuses on transportation and storage of raw material, component and finished goods. अब यहाँ पर सप्लाई चेन प्रोसेस का पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, वेयर हाउसेज आपके कैसे होने चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, वो सब इसमें आपका आता है। अब लॉजिस्टिक्स को तीन तरह से हम इसमें बांटते हैं। अब मतलब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, इट कंसर्न विद सप्लाई ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द सप्लायर टू द बिजनेस यूनिट। तो इसमें सप्लाई की बात आ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, इसमें स्टोरेज भी आएगी, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट भी आएगा। तो जब ये तीनों चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, सप्लायर से बिजनेस यूनिट तक इनपुट जाने से रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसिंग होता है, इन्वेंट्री होती है, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आता है। सप्लायर माल बिजनेस यूनिट तक भेज रहा है, किसके थ्रू भेज रहा है, वो सब चीज़। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं? It is concerned with the physical distribution of finished goods from the business unit to the marketing intermediaries and then to the end consumers. तो यहाँ पर बिजनेस यूनिट से सामान with the help of transport, with the help of storage, with the help of inventory management, बिजनेस यूनिट से सामान बन के तैयार हो गया है और वो मार्केटिंग इंटरमीडिएरी तक पहुंच रहा है। और मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज मतलब रिटेलर तक, होलसेलर तक, एजेंट तक पहुंच रहा है, और उसके बाद में एंड यूज़र तक वो पहुंच रहा है। तो जो इसमें जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन आएगी, जो भी स्टोरेज आएगा, वो इसमें आ जाएगा। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद द बिजनेस यूनिट टू द मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज एंड देन टू द एंड कंज्यूमर्स। अब बात आती है रिवर्स लॉजिस्टिक्स की। रिवर्स लॉजिस्टिक्स क्या है? अभी कस्टमर ने सामान वापस कर दिया है जिससे ख़रीदा है, और मार्केट इंटरमीडिएरीज को, मतलब होलसेलर हो सकता है, वो रिटेलर हो सकता है, कोई एजेंट हो सकता है,
कस्टमर जब उसको माल वापस करेगा तो वो रिटेलर को, फॉर एग्जांपल रिटेलर को वापस किया, रिटेलर उसको वापस कर देगा बिजनेस यूनिट को, तो उस टाइम जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, वेयर हाउसिंग होगी, इन्वेंट्री होगा, मैनेजमेंट, वो सब इसमें आएगा। तो जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है ये आपको विद द हेल्प ऑफ दीज 3 टाइप्स करना है। तो ये आपका आज के लिए मेरा टॉपिक था। तो बेटा इसको आप बड़े अच्छे से कर लें, बुक की हेल्प ले लें। ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया स्पेशली, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें से टेस्ट भी होगा, कोई आपके फ़ायदे के लिए चीज़ बन रही है, और आप इसको नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे एश्योर हो जाएगा कि आप बच्चे ये सब पढ़ रहे हो। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।